हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। और दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। और इस श्रृंखला में आगे बढ़ते हुए हम जानेंगे आज प्रकाश को और विस्तार से। जैसा कि आपको बता दें, हम पिछली दो वीडियो में हम डिस्कस कर चुके हैं कि भौतिक विज्ञान का क्या कोर्स है सीजीपीएससी एग्जाम में और उससे रिलेटेड टॉपिक्स क्या हैं। और पहली वीडियो में हमने जाना कि प्रकाश की प्रकृति क्या है, जो कि हम पहला टॉपिक कवर कर रहे हैं। इस पर्टिकुलर वीडियो में हम जानेंगे प्रकाश को और विस्तार से। तो मैं हूं आपका दोस्त स्वतंत्र और आप देख रहे हैं अनरैवलिंग विजडम। तो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले जानेंगे कि कोई भी परीक्षा के लिए हमें जानना जरूरी है कि कौन कौन से एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं और कितने क्वेश्चंस हर एक टॉपिक से आए हैं। तो जैसा कि मैं बता दूं कि भौतिक विज्ञान को हमने तीन भाग में बांटा है, एक लाइट, इलेक्ट्रिसिटी और एनर्जी या फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। और इससे जुड़े हुए क्वेश्चंस किस तरह पूछे जाते हैं, पिछले 6-7 सालों में कैसे पूछे गए हैं, उसको इस तरीके से देखते हैं। 2012 में 2 क्वेश्चन पूछे गए इलेक्ट्रिसिटी से, और फिर 2 क्वेश्चन फिर इलेक्ट्रिसिटी से, फिर लाइट से भी 2 क्वेश्चन। इस तरीके से हम देख सकते हैं कि लाइट और इलेक्ट्रिसिटी, प्रकाश और विद्युत, इन दोनों टॉपिक से बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो हमें इन टॉपिक को काफ़ी डीप में कवर करना है और हर एक वीडियो के माध्यम से हम एंड में डिस्कस करेंगे एंड में डिस्कस करेंगे क्वेश्चंस को और शुरू में डिस्कस करेंगे कॉन्सेप्ट्स को। तो इस तरीके से क्या होगा, हमारा पूरा सिलेबस कवर हो जाएगा। तो आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों, हम लोग आगे बढ़ते हैं और इस स्लाइड में हम लोग डिस्कस करेंगे कि परावर्तन के क्या नियम है, क्या है लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। तो अकॉर्डिंग टू लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, जो कि पहला नियम है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, वो है एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो जो आपतन का कोण है वो बराबर है परावर्तन के कोण के बराबर, जिसको हम लोग लिख सकते हैं इस तरीके से, एंगल आई इक्वल्स टू एंगल आर। एंगल आई हुआ आपतन का कोण और एंगल आर हुआ परावर्तन का कोण। तो इसको हम जानेंगे एक डायग्राम के माध्यम से। आप ये देख सकते हैं, ये एक समतल दर्पण है जिसको प्लेन मिरर भी बोलते हैं। और रोशनी की किरण जब इस दर्पण पे पड़ती है तो वो रिफ्लेक्ट होती है, मतलब परावर्तित होती है। तो जो रे पहले दर्पण पे पड़ रही है उसको हम बोलेंगे इंसिडेंट रे या आपतित किरण। और जो रे रिफ्लेक्ट हो रही है, जो किरण रिफ्लेक्ट हो रही है, उसको हम लोग बोलेंगे परावर्तित किरण। और अगर हम एक परपेंडिकुलर लाइन बना दें इस दर्पण के, जिसका कोण 90 डिग्री हो, ये डॉटेड लाइन है, उसको हम लोग बोलेंगे अभिलंब रेखा। उसको हम लोग n से रिप्रेजेंट करेंगे। तो अभी हम जानते हैं वो कोण जो कि एक अभिलंब रेखा और ये इंसिडेंट रे या फिर जिसको बोलते हैं आपतित रेखा के बीच में बनाया जाता है, उसको हम लोग बोलेंगे एंगल ऑफ इंसिडेंस। ये एंगल ऑफ इंसिडेंस, आपतन का कोण। और जो कोण बनाया गया है रिफ्लेक्टेड रे के बीच में और ये जो अभिलंब रेखा है उसके बीच में, उसको हम लोग बोलेंगे एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन या परावर्तित कोण, जिसको हम लोग आर से रिप्रेजेंट करेंगे। तो एंगल आई हो गया और एंगल आर हो गया। तो ये होता है एक दूसरे के बराबर, एंगल आई इक्वल्स टू एंगल आर। तो ये हो गया पहला परावर्तन का नियम। अभी दूसरा परावर्तन का नियम हम लोग जानेंगे, वो इस प्रकार है। इंसिडेंट रे, नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे लाइज इन द सेम प्लेन। जो हमारी इंसिडेंट रे है या मतलब आपतित किरण है, नॉर्मल है, नॉर्मल अभिलंब रेखा जो कि डॉटेड लाइन से हमने प्रेजेंट किया है, और रिफ्लेक्टेड रे जो कि रिफ्लेक्ट हो जाती है समतल दर्पण से टकराने पर, जिसको हम लोग बोलते हैं परावर्तित किरण। वो सब एक प्लेन में आती है। तो अभी हम इसको जानेंगे एक डायग्राम के माध्यम से। तो मान लें ये एक दर्पण है और ये आई हमारी इंसिडेंट रे और ये आई रिफ्लेक्टेड रे और ये हुआ नॉर्मल या अभिलंब रेखा। तो ये हुई हमारी
इंसिडेंट रे जिसको बोलते हैं आपतित किरण, और ये हुई हमारी रिफ्लेक्टेड रे जिसको हम लोग बोलते हैं परावर्तित किरण, और ये हुआ हमारा नॉर्मल। तो आप देख सकते हैं कि तीनों जो किरण है वो एक ही शीट ऑफ पेपर पे आ रही है, मतलब एक ही प्लेन पे आ रही है। तो ये है हमारा परावर्तन का दूसरा नियम जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों इस स्लाइड में हमने परावर्तन का जो दूसरा नियम है उसको दिखाने की और अच्छे से कोशिश की है। तो आप देख सकते हैं कि ये दर्पण है ब्लैक कलर में, और ये आप देख सकते हैं जो पर्पल कलर में है वो है हमारा प्लेन या सतह। तो इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल ये सब एक ही प्लेन में आता है। तो मैं आपको बता दूं, आपतित किरण और परावर्तित किरण और ये अभिलंब रेखा एक ही सतह पे आती है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो कि जो कि दूसरा परावर्तन का, तो इसको हम लोग बोलेंगे सतह, जो कि पर्पल कलर की है। तो दोस्तों इस स्लाइड में हम लोग डिस्कस करेंगे कुछ टर्मिनोलॉजी के बारे में जो कि परावर्तन के नियम से जुड़ी हुई हैं। तो पहली है इंसिडेंस पॉइंट। इंसिडेंस पॉइंट जो कि आप इस डायग्राम में देख सकते हैं, उस पॉइंट को बोलते हैं, उस बिंदु को बोलते हैं जहां पर आपतित किरण पड़ती है दर्पण पे, उसको हम लोग इंसिडेंट पॉइंट बोलते हैं या फिर आपतन बिंदु। और उसी पॉइंट से, उसी बिंदु से हमारी रिफ्लेक्टेड रे जनरेट होती है, या फिर यहाँ से हमारी जो प्रकाश की रोशनी है वो परावर्तित होती है, जिसको हम लोग रिफ्लेक्टेड रे बोलते हैं। दूसरा हो गया नॉर्मल। नॉर्मल नॉर्मल मतलब अभिलंब रेखा। अभिलंब रेखा अगर इसको परपेंडिकुलर अगर हम बनाएं, जिस या फिर वो रेखा जो कि जिसका कोण इस दर्पण से 90 डिग्री पर है, उसको हम लोग नॉर्मल बोलते हैं। रिफ्लेक्टेड रे, इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल लाइज इन द सेम प्लेन। तो हमने जैसा कि डिस्कस किया था कि ये तीनों रेखा जो हैं वो एक ही सतह पर होती हैं। तो दोस्तों ये बड़ी दिलचस्प स्लाइड है और इसमें हम लोग जानेंगे व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ रोटेशन ऑफ प्लेन मिरर ऑन रिफ्लेक्टेड रे। कि अगर ये जो हम समतल दर्पण देख रहे हैं, अगर उसको हम लोग एंगल से रोटेट कर दें, घुमा दें, तो उसका क्या असर पड़ेगा हमारी परावर्तित किरण पे। तो हम लोग इसको एक बार देखते हैं कि हमारा नॉर्मल कंडीशन क्या रहता है, सामान्य कंडीशन क्या रहती है। ये हमारी आई इंसिडेंट रे या आपतित किरण, जिसको आई से हमने रिप्रेजेंट किया है यहाँ पे। ओ इंसिडेंस पॉइंट है या आपातन बिंदु। देन यह हमारी रिफ्लेक्टेड रे जिसको हम लोग बोलेंगे परावर्तित किरण, इसको हम लोग आर से रिप्रेजेंट किया है। और ये हुआ हमारा परपेंडिकुलर नॉर्मल जिसका कोण 90 डिग्री है, और इसको हम लोग अभिलंब रेखा भी बोलते हैं, नॉर्मल या अभिलंब। तो ये हुआ हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस, और ये हुआ हमारा जिसको हमने फाई से रिप्रेजेंट किया, फाई। और ये हुआ हमारा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। सो ये परावर्तन का कोण और ये आपातन कोण, दोनों फाई है क्योंकि दोनों परावर्तन के नियम के अनुसार दोनों का एंगल सेम होता है। एंगल आई इक्वल्स टू एंगल आर, एंगल आई ओ एन इक्वल्स टू एंगल आर इक्वल। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि इसमें प्रॉब्लम स्टेटमेंट हमारा ये है कि व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ रोटेशन ऑफ प्लेन मिरर ऑन रिफ्लेक्टेड रे। कि अगर हम दर्पण को एक पर्टिकुलर डिग्री से घुमा दें, मतलब थीटा एंगल से घुमा दें, तो क्या फर्क पड़ेगा हमारी रिफ्लेक्टेड रे पर। मतलब हमारी रिफ्लेक्टेड रे जो कि आर डैश है वो कितना घूम जाएगी सामान्य स्थिति में जब दर्पण रखा हुआ है। तो हमें इसका मतलब क्या निकालना है, एंगल आर ओ आर डैश। तो दोस्तों आपने सही समझा। तो हम लोग इसको निकालने के लिए सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि हमारे पास क्या क्या चीज़ें मौजूद हैं।
ये हमने पिछली स्लाइड में डिस्कस किया। एंगल आई ओ एन इक्वल्स टू एंगल आर ओ एन इक्वल्स टू फाई, एंगल ऑफ इंसिडेंस के इक्वल्स टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के परावर्तन के नियम के अनुसार। और दूसरा है एंगल एन डैश ओ एन इक्वल्स टू थीटा, मतलब एंगल एन डैश ओ एन, मतलब ये एंगल थीटा के बराबर है। तो दोस्तों बहुत ही सिंपल सी बात है, जब हम दर्पण को थीटा एंगल से घुमा देंगे तो सिंस जो ये अभिलंब होता है वो फिक्स होता है किसी भी दर्पण से, क्योंकि वो परपेंडिकुलर होता है, उसका कोण 90 डिग्री होता है, तो वो भी थीटा से ही घूम जाएगा। तो हमें थीटा पता चल गया। तो अभी आगे बढ़ते हैं। तो ये रहा हमारा एंगल एन ओ एन डैश। और इसके बाद ये एंगल भी इक्वल है, बराबर है परावर्तन के नियम के अनुसार, क्योंकि हमारे दर्पण घुमाने के बाद ये आपतित किरण है और ये परावर्तित किरण है और ये अभिलंब, तो इसके बीच के दोनों एंगल सामान्य होंगे, बराबर होंगे। तो फिर एक इक्वेशन हमें यहां से मिल गई। तो हमें जानना है एंगल आर ओ आर डैश। तो हमने जैसा डिस्कस किया था कि ये कितना घूम गया है, तो इसको कैलकुलेट करने के लिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों इस स्लाइड में हम लोग एकदम जानेंगे कि एंगल आर ओ आर डैश का रिलेशन क्या है, जो कि हमने पिछली स्लाइड में जाना था कि एंगल आर ओ एन प्लस एंगल आर डैश ओ एन हमें दे देगा एंगल आर ओ आर डैश। और उसका रिलेशन इस प्रकार है, फाई प्लस फाई माइनस 2 थीटा डैश। तो जैसा कि हम देख सकते हैं एंगल आर ओ एन क्या है, एंगल आर ओ एन ये है जो कि पुरानी अभिलंब रेखा और परावर्तित किरण के बीच में है, जो कि हम फाई है। और फाई माइनस 2 थीटा डैश हमें कैसे आया, वो इस तरीके से आया, आर डैश ओ एन का एंगल क्या है। तो हम देख सकते हैं इसमें ये एंगल जो कि हमें पता है वो फाई है, जो कि पुराने अभिलंब और आपतन रेखा के बीच में है। और ये एंगल हमें पता है आपतन रेखा और नए अभिलंब रेखा के बीच में ये थीटा डैश है। तो परावर्तन के नियम के अनुसार ये भी थीटा डैश होगा। और जब हमें ये दोनों एंगल पता है तो ये एंगल भी पता चल जाएगा। तो कितना हुआ, ये फाई माइनस थीटा माइनस थीटा डैश, तो फाई माइनस 2 थीटा डैश हो गया। तो इस रिलेशन में फाई प्लस फाई माइनस 2 थीटा डैश, तो 2 फाई माइनस 2 थीटा डैश हो गया। और इसको हम लोग 2 कॉमन बाहर लेके लिख सकते हैं, 2 फाई माइनस थीटा डैश। तो ये हमें एक रिलेशन मिल गया। दूसरा रिलेशन क्या है, अभी हम देख सकते हैं दूसरा रिलेशन निकालने के लिए हमें ये जानना जरूरी है कि हमने अपने समतल दर्पण को थीटा एंगल से घुमा दिया है, तो एक रिलेशन हमें थीटा में मिलना चाहिए। तो वो किस प्रकार मिलेगा, एंगल आर डैश ओ एन का रिलेशन मिल सकता है एंगल एन डैश ओ एन, एन डैश ओ एन माइनस एंगल आर डैश ओ एन डैश, आर डैश ओ एन डैश। अगर मैं इस एंगल से इस एंगल को निकाल दूंगा तो मुझे ये एंगल मिल जाएगा। तो इस स्लाइड में हम लोग जानते हैं आगे, ये हमें रिलेशन पिछली स्लाइड में मिल गया और ये रिलेशन हमें निकालना है, क्योंकि हमें थीटा के बीच का रिलेशन निकालना है। तो हम लोग देखेंगे कि आर डैश ओ एन थीटा माइनस थीटा डैश हुआ कैसे। तो हमने जैसा डिस्कस किया था, चर्चा किया था कि अगर हम समतल दर्पण को थीटा एंगल से घुमा देते हैं तो हमारा जो अभिलंब रेखा है वो भी थीटा से घूम जाएगा, क्योंकि अभिलंब रेखा समतल दर्पण में हमेशा फिक्स रहता है, उसका 90 डिग्री में रहता है। तो जितना दर्पण घूमेगा उतना ही अभिलंब रेखा भी घूम जाएगी।
तो ये रेखा है, ये कोण है थीटा, एन डैश ओ एन डैश, और इसको माइनस कर दे इससे जो कि थीटा डैश है, तो हमें मिल जाएगा थीटा माइनस थीटा डैश। ठीक है, और फिर एक और रिलेशन हम देखेंगे कि आर डैश ओ एन, आर डैश ओ एन का एक रिलेशन ये है, क्या है, फाइव माइनस टू थीटा डैश, जो कि हमने इससे पहली वाली स्लाइड में देखा था। तो ये दोनों को हम बराबर कर दें क्योंकि दोनों इक्वल है, तो मिल जाता है एंगल थीटा इक्वल्स टू फाइव माइनस थीटा डैश। मतलब जो थीटा कोण है वो फाइव माइनस थीटा डैश है, जो कि इसके बराबर है। मतलब इसको हम लोग इस प्रकार लिख सकते हैं, टू थीटा। ये हमें एंगल आर ओ आर डैश इक्वल्स टू टू थीटा। मतलब कि अगर हम किसी दर्पण को थीटा एंगल से घुमा दें तो उसकी जो परावर्तित किरण है, ये पुरानी परावर्तित किरण हुई और ये नई परावर्तित किरण हुई, तो उसकी जो परावर्तित किरण है वो घूम जाएगी टू थीटा से। अगर हमने इस पुराने दर्पण को घुमा दिया थीटा एंगल से, तो दोस्तों ये हमें ध्यान रखना है कि जब भी हम किसी भी समतल दर्पण को घुमाते हैं थीटा एंगल से, तो पुरानी परावर्तित किरण घूम जाती है टू थीटा एंगल से। तो ये हमें कॉन्सेप्ट याद रखना है क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण है, इससे कई प्रश्न आ सकते हैं और हम किसी भी प्रश्न हल करते समय हमें इस कॉन्सेप्ट को याद रखना जरूरी है। तो हम आगे बढ़ते हैं। सो इसका कंक्लूजन ये हुआ कि इफ मिरर इज रोटेटेड बाय थीटा देन रिफ्लेक्टेड रे गेट्स रोटेटेड बाय टू थीटा। तो दोस्तों इस स्लाइड में हम लोग जानेंगे कि किस प्रकार प्रतिबिंब का निर्माण होता है एक समतल दर्पण के कारण। तो मैं आपको आगे बढ़ने से पहले आपको एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज बता देता हूं। तो हम लोग अपनी लाइफ में देखते हैं कि हम किसी भी कमरे में जाते हैं, अगर उस कमरे में रोशनी नहीं होती है तो हमें चीजें वहां पे नहीं दिखती हैं, और जैसे ही हम एक ट्यूबलाइट को जला दें तो हमें चीजें दिखने से लग जाती हैं। तो इससे ये पता चलता है कि जो रोशनी है वो जब किसी भी चीज पे पड़ती है और उससे परावर्तित होती है और हमारी आंखों तक पहुंचती है तो हमें चीजें दिखती हैं। तो दोस्तों मैं आपको फिर से बता दूं कि जो ऑब्जेक्ट है उससे जो किरणें निकल रही हैं वो रिफ्लेक्ट होके, एनवायरनमेंट से रिफ्लेक्ट होके हमारी आंखों तक पहुंच रही है, तभी हम उन चीजों को देख पा रहे हैं। तो दोस्तों ये इंसिडेंट रे है दोनों, ये रहा समतल दर्पण, ये इंसिडेंट रे और ये रिफ्लेक्टेड रे, और ये रिफ्लेक्टेड रे ऑब्जेक्ट की तरफ जा रही हैं और ये एक जो रिफ्लेक्टेड रे आंखों की तरफ आ रही हैं। तो जैसे ही परावर्तित किरण आंखों तक पहुंचती है तो आदमी को ऑब्जेक्ट दिख जाता है, आदमी को चीज दिख जाती है। तो अगर हम दर्पण की बात करें, दर्पण में अगर हम दर्पण के सामने खड़े हो जाए तो हम देखते हैं कि हम उस चीज को देख पा रहे हैं दूसरी तरफ, दर्पण की दूसरी तरफ हम उस चीज को देख पा रहे हैं। तो उसमें जो प्रतिबिंब बन रहा है वो किस प्रकार से बन रहा है उसकी हम चर्चा कर रहे हैं। तो वो प्रतिबिंब कैसे बनेगा, तो इस रेखा को हम लोग एक्सटेंड कर दें पीछे की तरफ, जो कि परावर्तित रेखा है, और इसी तरीके से जो ये परावर्तित रेखा है आंखों तक जो पहुंच रही है उसको पीछे की तरफ एक्सटेंड करके जोड़ दें। तो जहां ये दोनों रेखा मिलती हैं उसको हम लोग प्रतिबिंब बोलते हैं या फिर रिफ्लेक्टेड पॉइंट, परावर्तित बिंदु। तो ये जो प्रतिबिंब का निर्माण हो रहा है वो परावर्तित रेखा को पीछे खींचने से हो रहा है, और ये जो
प्रतिबिंब बन रहा है वो शीशे के दर्पण के पीछे बन रहा है, तो इसलिए इसको वर्चुअल इमेज बोलते हैं। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं एक लाइव एग्जांपल से कि आप किसी भी दर्पण के सामने जाइए, कोई भी प्लेन मिरर के सामने जाइए, तो हम देखते हैं कि आप जब सामने खड़े हो जाएं तो आपको देखेंगे अपने आप को, और अपने आप को देखेंगे दर्पण के पीछे। जो आपका प्रतिबिंब है वो दर्पण के पीछे है। तो ये जो प्रतिबिंब आपका दर्पण के पीछे बन रहा है वो और कुछ नहीं, एक वर्चुअल इमेज है, आपकी वर्चुअल प्रतिबिंब है। तो इस तरीके से आपका जो प्रतिबिंब बनता है वो वर्चुअल बनता है प्लेन मिरर के केस में। और दूसरा जो डिस्टेंस होता है प्रतिबिंब का समतल दर्पण से, जो दूरी होती है वो सामान्य होती है। कैसे? जो ये दूरी है ऑब्जेक्ट की, चीज की, समतल दर्पण से जो उसके सामने रखा हुआ है, और जिसको हम लोग S1 बोल सकते हैं, और जो दूरी है समतल दर्पण की प्रतिबिंब से, जिसको हम लोग S2 बोल सकते हैं, तो ये दोनों बराबर होता है, इक्वल होता है। तो दोस्तों हमें इस स्लाइड में दो विशेषताएं पता चल गई कि समतल दर्पण के कारण जो प्रतिबिंब बन रहा है, पहले तो वो वर्चुअल इमेज है, वर्चुअल प्रतिबिंब है। दूसरा जो डिस्टेंस है, जो दूरी है चीज की और प्रतिबिंब की समतल दर्पण से, दोनों ही बराबर होती है। तो यहां पे हम लोग एक प्रश्न का हल करेंगे दोस्तों। इफ एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 30 सेंटीमीटर फ्रॉम अ प्लेन मिरर, देन फाइंड द टोटल डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड इमेज फॉर्म्ड बाय द प्लेन मिरर। तो मैं दोस्तों इसको हिंदी में दोहराता हूं कि अगर कोई चीज, वस्तु रखी हुई है दर्पण के 30 सेंटीमीटर सामने, तो टोटल दूरी कितनी होगी चीज के बीच में और दर्पण से बनने वाली प्रतिबिंब के बीच में। तो मतलब टोटल डिस्टेंस हमें निकालना है, कितना दूरी होगा चीज के बीच में और प्रतिबिंब के बीच में। तो दोस्तों हम लोग इसको समझेंगे एक चित्र के माध्यम से। तो फॉर्मेशन ऑफ इमेज ऑफ पॉइंट ऑब्जेक्ट बाय प्लेन मिरर। तो जैसा कि हमने जाना था कि जो डिस्टेंस S1 होता है, जो चीज का दर्पण से होता है और प्रतिबिंब का दर्पण से होता है, वो दोनों बराबर होता है। तो इस क्वेश्चन में दिया है कि ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस जो है, जो दूरी है प्लेन मिरर से 30 सेंटीमीटर पे, मतलब ये 30 है। तो दोस्तों ये 30 है तो ये भी 30 होगी, क्योंकि बीच में बराबर का साइन है, इक्वल का साइन है। तो ये भी 30 सेंटीमीटर। तो वो देखेंगे S1 30 और S2 भी 30। तो कितना हो गया दोनों के बीच का डिस्टेंस, दूरी कितनी हो गई? 30 + 30 60 सेंटीमीटर। तो इसका उत्तर है 60 सेंटीमीटर। तो दोस्तों हमने एक प्रश्न का हल कर लिया, आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों एक और प्रश्न है आपके लिए कि विच ऑब्जेक्ट अपीयर्स बिगर इन हाइट। ये व्यक्ति यहां पर खड़ा हुआ है, जो नन्ना मुन्ना प्यारा हमारा व्यक्ति है, वो देख रहा है दो पेड़ों को, जो कि पेड़ ए है जिसकी दूरी इस व्यक्ति से काफी पास है, और पेड़ बी की दूरी काफी दूर है। तो आप बताइए कि पेड़ ए ज्यादा बड़ा दिखाई देगा इस व्यक्ति को कि पेड़ बी बड़ा दिखाई देगा? पर आप मुझे अभी नहीं बताइए, आप कमेंट्स में डालिए, क्योंकि इस क्वेश्चन का आंसर मैं आपको नहीं बताने वाला हूं, वो मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगा। और इस प्रकार से हमारा जो आज का वीडियो है, जो कि कॉन्सेप्ट्स हम कवर करने वाले थे, सारी कॉन्सेप्ट्स हमने कवर कर ली। इस चित्र के माध्यम से हम नई कॉन्सेप्ट पे जाएंगे, उसको डिस्कस करेंगे और आगे बढ़ते हैं। तो मैंने आपको जैसे वादा किया था कि मैं आपके साथ प्रीवियस एग्जाम के क्वेश्चंस, पुरानी परीक्षा का क्या प्रश्न है उसको डिस्कस करूंगा। तो अभी तक जो हमने कॉन्सेप्ट्स कवर किए हैं, उससे पहला क्वेश्चन जो कि एग्जाम में पूछा गया है कि राइट द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट।
तो आज हमने डिस्कस किया क्या परावर्तन के नियम है। तो ये स्लाइड है परावर्तन के नियम का, जिसका आप जान सकते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। जो आपतन का कोण है वो परावर्तन के कोण के बराबर है। दूसरा, इंसिडेंट रे नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे लाइज इन द सेम प्लेन। दो इस चित्र के माध्यम से आप देख सकते हैं कि जो आपतित किरण है और जो नॉर्मल है अभिलंब है और रिफ्लेक्टेड रे जो परावर्तन किरण है वो सब एक ही सतह पर आता है। तो ये हुआ लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन और आपके पहले प्रश्न का उत्तर। तो हमारा पहला क्वेश्चन तो कवर हो गया। अब आते हैं दूसरे प्रश्न पे। व्हाट आर बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट। तो दोस्तों आपने पहली वीडियो में देखा होगा कि हमने चर्चा किया था कि प्रकाश की क्या प्रकृति है, उसके प्रकाश की क्या लक्षण है और उसकी क्या विशेषता है। तो पहली विशेषता इस प्रकार है, लाइट ट्रेवल्स इन स्ट्रेट लाइन। लाइट कैन बी रिफ्लेक्टेड, प्रकाश को प्रतिबिंबित किया जा सकता है। लाइट कैन बी बेंट, रिफ्रैक्टेड और एब्जॉर्ब्ड, मतलब प्रकाश को अपवर्तित किया जा सकता है और अवशोषित भी किया जा सकता है। तो इस प्रकार चार विशेषताएं हैं और इस चार विशेषताओं को आप अपने प्रश्न के उत्तर में लिख दीजिए, आपको पूरे मार्क्स मिल जाएंगे। तो दोस्तों हमने पहला क्वेश्चन डिस्कस कर लिया, दूसरा क्वेश्चन डिस्कस कर लिया और तीसरा प्रश्न ये है कि राइट टू कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन इमेज फाउंड बाय प्लेन मिरर। दो विशेषताएं बताइए प्रतिबिंब की जो कि बनता है समतल दर्पण द्वारा। तो सबसे पहले हमने इस वीडियो में ये कॉन्सेप्ट डिस्कस किया था और इससे हमें पता चला था कि जो प्रतिबिंब बनता है वो आभासी प्रतिबिंब बनता है या वर्चुअल इमेज बनता है। दूसरा, इमेज सेम साइज का होता है, प्रतिबिंब जो होता है साइज, प्रतिबिंब का साइज सेम होता है जो कि चीज का साइज होता है। और तीसरा, इमेज जो बनता है, आप देख सकते हैं मेरी स्क्रीन पे, जो इमेज बनता है वो सेम डिस्टेंस पे बनता है। जो दूरी रहती है प्रतिबिंब की दर्पण से और जो दर्पण की दूरी रहती है चीज से, वो दोनों समान रहती है। S1 इक्वल्स टू S2 दोस्तों आप याद कर सकते हैं। तो अगली स्लाइड में हम लोग देखते हैं। तो दोस्तों इस स्लाइड में आप देख सकते हैं जैसा कि हमने डिस्कस किया था कि चीज की दूरी और प्रतिबिंब की दूरी S1 इक्वल्स टू S2 दोनों बराबर होता है। तो इस प्रकार से हमने तीनों प्रश्नों का हल कर लिया। और ये कुछ प्रश्न हैं इस वीडियो में जो कॉन्सेप्ट्स कवर किए गए हैं और आप इन प्रश्नों के उत्तर खुद से जानने की कोशिश कर सकते हैं। और जो आखिरी प्रश्न है जो कि मैंने हाईलाइट किया हुआ है लाल में, वो प्रश्न का उत्तर मैं आपको अगली वीडियो में दूंगा और अगली वीडियो का वेट करिए, या फिर अगर आप वेट नहीं कर पा रहे हैं तो अपने जो आंसर्स हैं वो आप हमें कमेंट भी कर सकते हैं नीचे। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून टू आवर चैनल एंड डू सब्सक्राइब। दोस्तों आपका बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए और आप हमारे साथ जुड़े रहिए और इस तरीके से हम सारे कॉन्सेप्ट्स कवर कर लेंगे। और सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और अनराइवलिंग विजडम को देखते रहिए। धन्यवाद।